नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं के भूगोल में पाठ 5 हवाएं इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्न उत्तर याद कर सकते हैं। ये पाठ 5 हवाएं उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करो। उसमें से पहला है हवा का प्रसरण होने पर खाली जगह। ऑप्शन में दिया गया वह घनी बनती है, वह विरल बनती है, नष्ट होती है, आर्द्र बनती है। इसके उत्तर में आएगा वह विरल बनती है। हवा का प्रसरण होने पर वह विरल बनती है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? हवाएं अधिक वायुदाब की ओर से खाली जगह। ऑप्शन में दिया गया और अधिक वायुदाब की दिशा में बहती है, ठंडे वायुदाब की दिशा में बहती है, कम वायुदाब की ओर बहती है, जहां है वहीं स्थित रहती है। इसके उत्तर में आएगा कम वायुदाब की ओर बहती है। हवाएं अधिक वायुदाब की ओर से कम वायुदाब की ओर बहती है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा की ओर से आने वाली हवाएं पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण खाली जगह। ऑप्शन में दिया गया दक्षिण की ओर मुड़ती हैं, पूर्व की ओर मुड़ती हैं, पश्चिम की ओर मुड़ती हैं, उत्तर की ओर मुड़ती हैं। इसके उत्तर में आएगा पश्चिम की ओर मुड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा की ओर से आने वाली हवाएं पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण पश्चिम की ओर मुड़ती हैं। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर से बहने वाली मानसूनी या मौसमी हवाओं की दिशा शीतकाल में खाली जगह। ऑप्शन में दिया गया दक्षिण पूर्व की ओर से पश्चिमोत्तर की ओर रहती हैं, दक्षिण पश्चिम की ओर से पूर्वोत्तर की ओर रहती हैं, पूर्वोत्तर की ओर से दक्षिण पश्चिम की ओर रहती हैं, पश्चिमोत्तर की ओर से दक्षिण पूर्व की ओर रहती है। इसके उत्तर में आएगा पूर्वोत्तर की ओर से दक्षिण पश्चिम की ओर रहती है। भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर से बहने वाली मानसूनी या मौसमी हवाओं की दिशा शीतकाल में पूर्वोत्तर की ओर से दक्षिण पश्चिम की ओर रहती है। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया है? क्रोधोन्मत्त 40 हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में खाली जगह। ऑप्शन में दिया गया विषुवत रेखा की ओर बहती हैं, 40 अंश दक्षिण अक्षांश के प्रदेश में बहती हैं, ध्रुवी कम वायुदाब के प्रदेश की ओर से बहती हैं, 40 अंश उत्तर अक्षांशों के प्रदेश में बहती हैं। इसके उत्तर में आएगा 40 अंश दक्षिण अक्षांश के प्रदेश में बहती हैं। क्रोधोन्मत्त 40 हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में 40 अंश दक्षिण अक्षांश के प्रदेश में बहती है। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? नीचे दिए गए वर्णन के आधार पर हवाओं के प्रकार पहचानो। उसमें से पहला है दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा लाती हैं। भारत में जून से सितंबर की अवधि में वर्षा होती है। इस अवधि के पश्चात ये हवाएं पुनः लौट जाती हैं। ये कौन से हवा के प्रकार हैं? ये है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? उत्तर ध्रुवीय प्रदेश की ओर से 60 अंश उत्तर की ओर आने वाली हवाओं के कारण उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं रूस जैसे विस्तीर्ण प्रदेश में शीत की तीव्रता बढ़ती है। कौन से हवा के कारण? इसके उत्तर में आएगा ध्रुवीय हवाएं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? पर्वत शिखर दिन में जल्दी गर्म हो जाते हैं। वहां की हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर चली जाती है। इससे इस क्षेत्र में कम दाब का निर्माण होता है। उसी समय पर्वत की तलहटी में घाटी में हवा ठंडी होती है, अतः वहाँ वायुदाब अधिक होता है। वहां की हवा कम दबाव की ओर बहती है। कौन से हवा के कारण? तो इसके उत्तर में आएगा घाटी की हवाएं। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? आगे वायुदाब अलग अलग मिलीबार में दिया गया है, उससे चक्रवात और प्रति चक्रवात की आकृति बनाओ। ये जो वायुदाब दिया गया है इससे हमको आकृति बनानी है। जो आपकी बुक में दिया गया 5.7 वाली आकृति, वही चक्रवात वाली आकृति बनेगी। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? 1030, 1020, 1010 और 1000। इससे हमको प्रति चक्रवात बनाना है, तो इस तरीके से आपका बनेगा प्रति चक्रवात। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? एक ही भौगोलिक कारण लिखो। उसमें से पहला है विषुवत रेखा के पास हवा की पेटी शांत होती है। इसके उत्तर में आएगा पहला विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग 5 अंश अक्षांश तक वायुदाब सामान्यतः सर्वत्र समान होता है। दूसरा, इसके कारण वर्ष के अधिकांश समय में विषुवत रेखा के क्षेत्र में हवाएं नहीं बहती, इसलिए विषुवत रेखा के पास हवा की पेटी शांत होती है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? उत्तरी गोलार्ध की दक्षिण पश्चिम हवाओं की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमोत्तर से आने वाली हवाएं अधिक तेज गति से बहती है। इसके उत्तर में आएगा पहला उत्तरी गोलार्ध में भूभाग अधिक है। इस गोलार्ध में भूपृष्ठ की ऊंचाई और निचलेपन की बाधा होने के कारण हवाओं की गति सीमित रहती है। दूसरा,
इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है। इस गोलार्ध में भूपृष्ठ की ऊंचाई और निचलेपन की बाधा न होने के कारण हवाओं की गति पर कोई नियंत्रण नहीं होता। हवाएं तीव्र गति से बहती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध की दक्षिण पश्चिमी हवाओं की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमोत्तर से आने वाली हवाएं अधिक तेज गति से बहती है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं सागर की ओर से तो शीत ऋतु की वापसी की मानसूनी हवाएं जमीन से आती है। इसके उत्तर में आएगा पहला, ग्रीष्म काल में दीर्घ कालावधि के लिए जमीन अधिक गर्म रहती है। परिणाम स्वरूप ग्रीष्म काल में दीर्घ कालावधि के लिए जमीन की हवा का दाब अपेक्षाकृत कम और समुद्र के ऊपर की हवा का दाब अधिक होता है। इस दाबांतर के कारण ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं समुद्र की ओर से जमीन की ओर आती हैं। दूसरा, शीतकाल में दीर्घ कालावधि के लिए जमीन अपेक्षाकृत कम गर्म रहती है। परिणाम स्वरूप शीतकाल में दीर्घ कालावधि के लिए जमीन की हवा का दाब अपेक्षाकृत अधिक होता है और समुद्र के ऊपर की हवा का दाब कम रहता है। इस दाबांतर के कारण शीतकाल की वापसी की मानसूनी हवाएं जमीन की ओर से समुद्र की ओर आती हैं। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? हवाएं बहने के लिए हवा के दबाव में अंतर होना आवश्यक होता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में समान बल लगाया जाए तो वह वस्तु गतिमान नहीं होती। उसके गतिमान होने के लिए बलों में अंतर होना आवश्यक है। इसी प्रकार यदि हवा का दबाव या एक प्रकार का बल सर्वत्र समान होगा तो उसमें कोई हलचल नहीं होगी, अर्थात हवा स्थिर रहेगी। दूसरा, परंतु जब हवा के दबाव में अंतर होता है तो उसमें हलचल होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हवा उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर बहने लगती है। उदाहरणार्थ, रात में पर्वत के अधिक वायु दाब से घाटी के कम वायु दाब की ओर पर्वतीय हवाएं बहती हैं। इस प्रकार हवाएं बहने के लिए हवा के दबाव में अंतर होना आवश्यक होता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया? निम्न प्रवाही तालिका पूर्ण करो। यहाँ पे हवाओं के प्रकार दिया गया, ग्रही हवाएं दिया गया, ये सब हमको भरना है। तो हवाओं के प्रकार कितने हैं? 3 है। ग्रही हवाएं, मानसूनी हवाएं और स्थानीय हवाएं। ग्रही हवाएं में 3 है। पहला पूर्वी हवाएं, दूसरा पश्चिमी हवाएं और तीसरा ध्रुवीय हवाएं। मानसूनी हवाएं में 2 हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं और पूर्वोत्तर मानसूनी हवाएं। और स्थानीय हवाएं में 6 हैं, चक्रवात, प्रति चक्रवात, घाटी की हवाएं, पर्वतीय हवाएं, भूपृष्ठीय हवाएं और सागरीय हवाएं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया है? संक्षेप में उत्तर लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, ध्रुवीय प्रदेश में दोनों गोलार्धों में वायु दाब अधिक क्यों होता है? इसके उत्तर में आएगा पहला, ध्रुवीय प्रदेश में दोनों गोलार्धों में तापमान 0° से भी कम होता है। दूसरा, इसके कारण ध्रुवीय प्रदेश में हवा ठंडी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों गोलार्धों के ध्रुवीय प्रदेशों में वायु दाब अधिक होता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? पृथ्वी के परिभ्रमण का हवाओं पर क्या परिणाम होता है? इसके उत्तर में आएगा पहला, पृथ्वी का परिभ्रमण पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण हवाओं के मूल दिशा में परिवर्तन होता है। दूसरा, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी मूल दिशा से दाईं ओर मुड़ती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं मूल दिशा से बाईं ओर मुड़ती हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? चक्रवात चक्राकार दिशा में ही क्यों बहते हैं? इसके उत्तर में आएगा पहला, कभी कभी किसी स्थान पर वायु दाब कम होता है और आसपास का वायु दाब अधिक होता है। इस समय चक्रवाती हवाओं की परिस्थिति का निर्माण होता है। दूसरा, कम वायु दाब का क्षेत्र केंद्र में होने के कारण इस प्रदेश में आसपास के चारों ओर के अधिक वायु दाब के प्रदेश से तीव्र गति से हवाएं बहती है। इसके कारण चक्रवाती हवाएं अर्थात चक्रवात चक्राकार दिशा में बहते हैं। अब अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? चक्रवात के कारण और परिणाम लिखो। इसके उत्तर में आएगा पहला, चक्रवात के कारण। उसमें से पहला है, किसी स्थान पर वायु दाब कम होता है। दूसरा, उस स्थान के आसपास के क्षेत्र में वायु दाब अधिक होता है। और चक्रवात के परिणाम में क्या आएगा? पहला, चक्रवात के कारण आकाश मेघाच्छन्न रहता है। दूसरा, चक्रवाती हवाओं की तीव्र गति से बहने के कारण भरपूर मात्रा में वर्षा होती है। तीसरा, कभी कभी विनाशकारी चक्रवात के कारण तटवर्ती प्रदेश में बड़े पैमाने पर जन धन की हानि होती है। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 5 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।